नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस रविवार का दिन रियलिटी टॉक शो के लिए हम लोग रखते हैं। आज के हमारे टॉक शो में निरंतरता लाते हुए आज हमने इस कड़ी में शहर के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट वैल्यूअर श्री मनीष माहेश्वरी जी को आमंत्रित किया है और इनसे हम अपने मास्टर प्लान 90A 90B मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया निर्माण के समय किए जाने वाली बातों को ध्यान में रखेंगे और उस बातों के बारे में लाइव शो में बातचीत की जाएगी। हमारे द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाने के पश्चात आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं मनीष माहेश्वरी जी से, जिनसे आपकी संपत्तियों की विसंगतियों को दूर किया जा सके और आपकी कोई भी खुद की स्वयं की कोई क्वेरी हो आपके कंस्ट्रक्शन में, आपके निर्माण में या किसी तरह की, तो उसके बारे में आपको मनीष माहेश्वरी जी पूरी जानकारी देंगे। रियल एस्टेट के बारे में कुछ हो तो उसके लिए आप उससे जानकारी ले सकते हैं। श्री मनीष माहेश्वरी जी का मैं आपको परिचय देना चाहूंगा। ये शहर के काफी प्रतिष्ठित वैल्यूएटर और आर्किटेक्ट हैं। इनके पिताजी श्री बालकिशन माहेश्वरी जी भी कई वर्षों से, कम से कम 30 वर्षों से शहर में आर्किटेक्चरल की अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री मनीष माहेश्वरी जी की स्कूलिंग अजमेर में हुई, उसके बाद उच्च शिक्षा इंजीनियरिंग इन्होंने अकोला महाराष्ट्र से करी है। 2004 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद आप अपने पिताजी के साथ इस क्षेत्र में शहर को सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने शहर व आसपास संपूर्ण राजस्थान में अनगिनत आवासीय, व्यावसायिक, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की प्लानिंग, देखरेख, कंस्ट्रक्शन के कार्य पूर्ण किए हैं। शहर में जो भी बिल्डर है सभी इनसे अच्छे से संपूर्ण परिचित हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इसी तरह के प्रोजेक्ट वर्तमान में इन्होंने कई सारे इनके चालू हैं और शहर और आसपास के विकास में इन्होंने काफी अपना सहयोग दिया है विकास में। और इसी के साथ में मनीष माहेश्वरी जी कई सारे मुख्य सरकारी एवं प्राइवेट बैंकों के वैल्यूअर भी हैं। सभी मुख्य बैंकों के वैल्यूअर हैं। मैं मनीष जी का आज के शो में स्वागत करता हूँ। नमस्कार मनीष जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मास्टर प्लान लागू होने वाला है। मास्टर प्लान क्या होता है, इसे क्यों बनाया जाता है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बेसिकली क्या है, मास्टर प्लान जो बनता है वो शहर के विस्तार और को दृष्टिगत रखते हुए शहर के जो नियोजित व नियंत्रण विकास के लिए मास्टर प्लान को बनाया जाता है जी। या यूं कहें कि शहर में आगामी वर्षों में अपेक्षित विकास की जो रूपरेखा है सुनिश्चित ढंग से तैयार करने के पश्चात भूमि का जो विकास की योजना जो आती है उसको मानचित्र पे अंकन जो किया जाता है जी, उसको मास्टर प्लान कहा जाता है। मास्टर डेवलपमेंट प्लान इसे कहा जाता है बेसिकली जी। ये इसमें मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था। हाँ। जो ये मास्टर प्लान है, चूंकि सभी लेमैन हैं और कई लोगों को इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो मास्टर प्लान को किस तरीके से आप देखा और समझा जा सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी दें। मास्टर प्लान को देखने का बड़ा ही इजी तरीका है। मास्टर प्लान बड़े ही नियोजित तरीके से बनता है और पूरे शहर को कवर करते हुए और इसको बनाया जाता है। तो मास्टर प्लान के अंदर में अलग अलग कलर के अंदर में जो भी नवीन प्रारूप जो मास्टर प्लान आ रहा है 2033 जो कि 10 सितंबर को से लागू हुआ है, जो ड्राफ्ट है अभी उसके अंदर में अलग अलग कलर से उसको इंगित किया हुआ है। उसके अंदर में जैसे येलो है वो रेजिडेंशियल पर्पज से है, रेड है वो अपने उसके पर्पज से अपने कॉमर्शियल पर्पज से है, ऑरेंज जो है वो मिक्स यूज पर्पज से है। इस तरह से OCF अदर कम्युनिटी फैसिलिटी है उसमें आपको जो है ब्लू कलर से अंकित किया हुआ है। इस तरह से अलग अलग कलर के अंदर में उसमें इंगित किया हुआ है कि किस जगह पर यूज क्या यूज आ रहा है। तो उसके अंदर में आपको अगर कहीं पर देखना है कि हमारी संपत्ति यहाँ पर है, उसमें किस जगह पर जो है हमारी संपत्ति में मास्टर प्लान में यूज क्या आएगा उस संपत्ति का, उसको देखने के लिए हम लोग जो है अपनी संपत्ति पे जाके मास्टर प्लान में और ये चेक कर सकते हैं कि वो ब्लू कलर के अंदर में है अगर तो हमारी OCF में आ रही है, अगर जो रेड कलर के अंदर में है तो हमारी कॉमर्शियल में आ रही है। मिक्स यूज एक नया उसके अंदर में यूज रखा है जो कि 80 फीट रोड से ऊपर की संपत्ति जो है 80 फीट के ऊपर रोड जो है उसमें कहीं कहीं पर मिक्स यूज प्लान दिए हैं। जैसे मुख्यतः जैसे वैशाली नगर रोड पर दिया है और भी कुछ मेन रोड्स हैं जिसके अंदर मिक्स यूज जो है नया प्रावधान एक जोड़ा गया है उसके अंदर में। उसको देख करके ये पता किया जा सकता है कि हमारी जो संपत्ति है उसका यूज जो है किस तरह से है, भविष्य में होने वाला है, या किसी को नई संपत्ति खरीदनी हो तो उसको देख करके ये पूर्वानुमान लगा सकता है कि भाई इस संपत्ति को हमें लिया जाना चाहिए, व्यवसायिक दृष्टिकोण से लेना है, आवासीय दृष्टिकोण से लेना है, या उसका भविष्य में क्या उपयोग है, उसको देखते हुए वो खरीद बेच कर सकते हैं।
जी इमरी जी, ओसीएफ क्या होता है, थोड़ा ग्रीन जोन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इसके अंदर में ओसीएफ जो है अदर कम्युनिटी फैसिलिटी यानी के लिए जो है ओसीएफ इसके अंदर में निर्धारण किया गया है। आप देखेंगे मास्टर प्लान के अंदर में तो ओसीएफ सरकारी संपत्ति और उसके अलावा आपकी जो ग्रीन जोन, ग्रीन बेल्ट जहां पर ओनली ग्रीनरी के लिए रखा गया है, इस तरह से अलग अलग जो है जोन बांटे गए हैं। जैसे हम ये ग्रीन देख पा रहे हैं मास्टर प्लान में, हाँ। तो ये क्या चीज है सर? ये ग्रीन जो है ये गार्डन के लिए जो है वो अंकित किया गया है। जैसे इसके अंदर में ग्रीन आ रहा है तो मोस्टली गार्डन्स वगैरह आ रहे हैं, उसके लिए ग्रीन जोन अंकित किया गया है। जी। और ओसीएफ भी आप देखेंगे पर्टिकुलर, उसके अलावा सरकारी संपत्ति है उसके लिए अलग आ रहा है। आप देखेंगे बस स्टैंड के लिए अलग शो किया हुआ है। इस तरह से अलग अलग जो संपत्तियां हैं उसका विवरण जो है ये साइड के अंदर में आप देखेंगे तो तालिका आ रही है आपकी। ये तालिका के अंदर में बकायदा कलर जो है वो शो हो रहे हैं इसके अंदर में। तो उससे ये क्लियर हो रहा है कि भाई ये जो हमारे इसके अंदर में जैसे रेड कलर आ रहा है तो रेड कलर के अंदर में क्या शो हो रहा है, येलो में अगर आ रही है तो हमारी संपत्ति जो है वो रेजिडेंशियल में आ रही है। इस तरह से शो हो रहा है। मतलब जो येलो पार्ट है वो रेजिडेंशियल के लिए शो कर रहा है और जो रेड पार्ट है वो कमर्शियल के लिए रेड पार्ट कमर्शियल के लिए है। और एक ऑरेंज पार्ट जो अभी रखा है नया वो मिक्स यूज पर्पस है। उसके अंदर में आप जो है वहां की स्थिति के हिसाब से मिक्स यूज किया जा सकता है। जी। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा था, जो ये मिक्स यूज है इसके लिए क्या हमें कमर्शियल कराने की जरूरत है या ऑटोमेटिकली 80 फुट से सड़क के ऊपर अगर मिक्स यूज जोन में है तो वो कमर्शियल माना जाएगा? नहीं, अगर मिक्स यूज आपके अगर संपत्ति मिक्स यूज में आ रही है तो आपको कमर्शियल करवाने के लिए अलग से आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका मानचित्र स्वीकृत करवाना आपको आवश्यक होगा। उसमें कोई तकलीफ है? लैंड यूज चेंज करवाना तो होगा। लैंड यूज चेंज करवा के आप मानचित्र स्वीकृत करा सकते हैं। जो भी संबंधित निकाय के अंतर्गत आ रहा है वहां से आप मानचित्र स्वीकृत और लैंड यूज की प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके लिए कोई चार्जेस भी लगते हैं? हाँ, उसमें चार्जेस लगते हैं। जो बकायदा जोन वाइज जो रेट दे रखी है वो या डीएलसी का 40% के हिसाब से अभी के समय में जो निर्धारित दर है वो इस तरह से उसके अंदर चार्जेस फिक्स हैं, वो लगेंगे। वैसे आपको किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास लगता है अजमेर में आज की तारीख में इस मिक्स यूज मास्टर प्लान के बाद? सर ये देखिए जो मेन रोड्स हैं सारे अजमेर शहर के, उसमें सभी जगह विकास आएगा। और नए मास्टर प्लान से यानी कहने की बात नहीं है, लेकिन चहु और जो है विकास आएगा। ये आप देखें तो नसीराबाद रोड ले लें, मुख्यतः वैशाली नगर रोड ले लें, आप जयपुर रोड ले लें, सभी तरफ में जो बड़े रोड हैं वहां पर जो कॉमर्शियल और जो मिक्स यूज करके मिक्स यूज जो यूज किया है उससे बहुत ज्यादा अच्छा विकास मिलेगा शहर को। अच्छा, ये एक प्रारूप मास्टर प्लान में अगर सपोज हम लोग को आपत्ति दर्ज करानी हो, हाँ जी, तो उसका क्या प्रोसेस है, उसका तरीका थोड़ा सा बताएं, क्योंकि काफी सारे लोगों के हमारे पास अभी, जैसे मैंने भी लास्ट टाइम कई सारे रियलिटी शो में, अभी मैं 9 रियलिटी शो में था, तो उसमें अधिकतर लोगों के सवाल ये थे कि हमें जैसे 9 अक्टूबर मास्टर प्लान की आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख है, तो हम उसमें क्या कैसे हम अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, उसका प्रोसेस बताएं, क्योंकि कई लोगों का ओसीएफ में लैंड आ जाता है, कई ग्रीन बेल्ट में आ जाता है, तो उसकी आपत्ति का थोड़ा सा बताएं। उसके अलावा लोगों को ये नॉलेज होना बिल्कुल सही है, वाजिब है कि किस तरह से अपनी आपत्ति दर्ज कराई जाए। उसके लिए सर्वप्रथम क्या है कि एप्लीकेशन लिखते हुए और आप ईडी के अंदर में जो है डायरेक्टली ऑफलाइन प्रोसेस से जो है आप एप्लीकेशन देकर के वहां पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, वहां से एक रिसिप्ट लेकर के। और इस बार एक बार ईडी ने एक नया प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस और चालू किया है। ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर में आप डायरेक्टली जो है अपने मेल से ईडी के मेल पर जो मेल आईडी दिया हुआ है ADA-masterplan@gmail.com, उस पर आप जो है आपकी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मास्टर प्लान से संबंधित जो भी आपको आपत्ति लगती है वो उसमें आप दर्ज करा सकते हैं। नहीं तो किसी को जोन कैसे पता पड़ेगा कि मेरा किस जोन में आ गया है और मुझे अब अपने लैंड को आपत्ति? सर उसके लिए आपको मास्टर प्लान के अंदर में अपनी संपत्ति पर जाना होगा। संपत्ति पर जाने के बाद में वहां पर ये देखना होगा कि ये किस कलर के अंदर में प्रदर्शित है। जी, जिस आपके कलर के अंदर में प्रदर्शित हो रही है, साइड के अंदर में टेबल बनी हुई है आपके, वो टेबल से आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे इस जोन के अंदर में आ रही है जी। उसमें अगर आपकी उस जोन में आपको कुछ और जोन में चाहिए, जैसे इसमें अगर रेजिडेंशियल आ रही है, मुख्य सड़क पर है और सारी फुलफिल कर रही है आपकी जो कॉमर्शियल के लिए जो चाहिए जरूरत है, तो उसके लिए आपको जो है आप वहां पर एक अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमें ये जो है कॉमर्शियल होना चाहिए। उसके लिए आप एक एप्लीकेशन देकर के आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अपनी। पर चूंकि कई लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारा जो जमीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो भी हमारी जमीन है, तो वो किस जोन में आ रही है, तो उसके लिए क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, जरूर संपर्क कर सकते हैं जी। उसके लिए आप मोबाइल पे संपर्क करके ऑफिस आकर के मैं उन्हें बता सकता हूँ कि कहाँ पर मास्टर प्लान में किस जगह आ रही है
मैं कोशिश करके उनकी मदद पूरी करूंगा। और इसके लिए कोई चार्जेस भी रखे गए हैं कि नहीं, इसमें किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं रखे हैं। और उनको सिंपल मेल करना होता है कि हमारी आपत्ति है कि ये हमारे प्रारूप बना करके मैं, अगर आप किसी को जरूरत हो तो मैं प्रारूप को जो है वो अवेलेबल करा दूंगा। मैं एक सिंपल प्रारूप बना रहा हूँ जिसके अंदर में कि आपत्ति किस तरह से दर्ज कर सकते हैं, तो वो प्रारूप मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जिस किसी को चाहिए मेरे को एक व्हाट्सएप पे या मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको प्रारूप प्रोवाइड करा दूंगा और उसमें करके और वो मेल डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। इसमें मेरा एक आपसे सवाल है, अजमेर एरिया की अजमेर क्षेत्र की पेराफेरी कहाँ तक आती है? मतलब हम लोग कहाँ तक हम एडीए का क्षेत्र मान सकते हैं? सर अजमेर की पेराफेरी जो है मास्टर प्लान के अंदर में क्लियरली दर्शित की हुई है जी। उसके अंदर में पेराफेरी की पूरी बाउंड्रीज जो है जी, वो आप देखेंगे तो क्लियरली उसके अंदर में शो हो रही है। जिसके अंदर में जो गांव है अपने उसके अंदर में आ रहे हैं, जैसे अपने जो नौसर के बाद की जो एरिया आ रहा है, इधर जब आप जयपुर रोड में गेगल गगवाना के पास में लेंगे तो वो सब ये जो आउटर साइड जो आता है सिटी के बाद में जो आउटर साइड है, वो पेराफेरी क्षेत्र के अंदर जैसे 5 एंट्री क्षेत्र हैं अजमेर के। अगर हम यहाँ से जयपुर रोड से गिनते हैं तो और उधर से श्रीनगर नारेली बाईपास के यहाँ से गिनते हैं, इधर से हम ब्यावर रोड से गिनते हैं, यहाँ पुष्कर बाईपास की तरफ से गिनते हैं, तो इन जो भी जो शहर के एंट्री पॉइंट है पर्वतपुरा बाईपास है, तो इस क्षेत्र में कहाँ तक है, थोड़ा सा उसके बारे में ये पेराफेरी आप देखें तो इसके अंदर में आप जो नसीराबाद रोड पे माखूपुरा के बाद के वहाँ पर जो है आगे वो पेराफेरी क्षेत्र में आ रहा है जी, और गेगल के वहाँ पर आगे जाएंगे तो वहाँ पेराफेरी क्षेत्र में आ रहा है जी। इस तरह से आउटर जो भी सारे बने हुए हैं उसमें पेराफेरी क्षेत्र के अंदर में क्या पुष्कर का अलग से मास्टर प्लान बनाया हुआ है जी। तो उसकी आपत्तियां भी हम यहीं से दर्ज नहीं, पुष्कर का मास्टर प्लान पहले बन चुका है जी। पुष्कर और किशनगढ़ का मास्टर प्लान अलग से बनाया जा चुका है और वो लागू है, आज की दिनांक में प्रभावी है वो। यहाँ अजमेर का जो मास्टर प्लान बना है वो अभी प्रारूप मास्टर प्लान है जिसमें 9 अक्टूबर तक जो है आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में उनके द्वारा जो है उसको जो भी लागू किया जाएगा तो उसके हिसाब से वर्किंग काफी समय से ये लटका हुआ। आपको लगता है कितने समय में ये मास्टर प्लान लागू हो जाएगा? नहीं, सरकार की तरफ से अच्छी कोशिश की जा रही है जी, तो बिल्कुल जो तय समय है मुझे इस बार जरूर लगता है कि तय समय के अंदर ही जो है मास्टर प्लान लागू होगा और शहर का विकास जो है वो काफी तीव्र गति से होगा। अच्छा मनीष जी, एक मेरा सवाल है जो आमतौर पर सभी लोगों की समस्या रहती है, ये 90A और 90B क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताएं। बिल्कुल क्योंकि काफी लोगों को ये बहुत जरूरी है, लोगों को बहुत जनों को ये थोड़ा सा रहता है कि 90A और 90B में क्या प्रक्रिया है, क्या चीज होती है, बहुत कंफ्यूजन भी है सबको कि 90A अलग होता है 90B अलग होता है, क्या प्रक्रिया है। तो उसमें सर्वप्रथम मैं ये बता दूं, मैं 90B के बारे में बताऊंगा पहले। वैसे 90A 90B दोनों एक ही है सर। उसके अंदर में सर्वप्रथम आपको जो नियमन कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ यानी आवासीय कृषि भूमि को आवासीय में कन्वर्ट करना हो, आपको व्यावसायिक में कन्वर्ट करना हो, इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट करना हो, जिस किसी में भी आपको कन्वर्ट करना हो, उसमें कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ आप जब उसमें नियमन कराना चाहते हैं उसको जो है 90A और 90B कहते हैं। 90B और 90A बेसिकली एक धारा है जिसके अंदर में नियमन होता है जी। और 90B जो है वो आपके जून 1999 में लागू हुआ था जी, जो कि जिसको विलोपित करते हुए और मई 2012 के अंदर में 90A कर दिया गया है। इसके अंदर में आपको जो है प्रक्रिया के अनुसार आप वहां पर आवेदन करेंगे जी, तो वहां पर 90A अब जो है 90A होगा और जो राशि वगैरह जमा होती है वो जमा होकर 90A हो जाएगा। जिनका 90B किया हुआ है, जिनका 90B किया हुआ है उसका 90B के बाद में आपकी क्या रहता है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत जो है वो जो संपत्ति होती है जो 90B हो जाती है वो अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम पर दर्ज हो जाती है जी। और उसके बाद में वो एक लेआउट अप्रूव कर देते हैं और लेआउट अप्रूव होने के बाद में इसको आपका जो लेआउट अप्रूव होता है उसके बाद में आपको एडीए के अंदर में आप जो कि पहले नगर सुधार न्यास था जो अब एडीए हो गया अजमेर विकास प्राधिकरण, उसमें आप संपत्ति के लिए जो है 90B संपत्ति के लिए आप पट्टे के लिए लगाइए। आपके एप्लीकेशन लगने के बाद में उसमें आपको जो है नियमन करके पट्टा दे दिया जाता है। अच्छा, इसकी क्या चार्जेस रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर इसमें जोन वाइज जो है चार्जेस हैं एक्चुअली, जो जोन वाइज चार्जेस अलग अलग चार्जेस हैं तो उसको डिस्क्राइब नहीं हो सकेगा क्लियरली जी, लेकिन वहां पर जो भी जोन की रेट्स होती है उसके हिसाब से उसके चार्जेस लगते हैं। लेकिन एक मेरा भी सवाल है आपसे कि ये कौन करता है,
तो संबंधित जो भी निकाय है जी उनके द्वारा किया जाता है जी। जैसे अपने अजमेर के अंदर में बेसिकली 90A की जो कार्यवाही है, क्योंकि 90B तो अब बंद हो चुकी है मई 2012 के बाद में। जी जी। अब 90A की जो कार्यवाही है वो संबंधित आपके 90A की कार्यवाही अपने अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा ही जो की जाती है इसके अंदर में। और बहुत सी जगह पर जैसे जो गाँव के अंदर में है वहां पर एसडीओ डिपार्टमेंट से जो है कलेक्ट्रेट के थ्रू जाके टाउन प्लानिंग में और इस तरह से करके पूरा प्रोसेस है उस तरह से। उनका कितना जमीन तक एसडीएम को पावर है, ये थोड़ा सा ये भी जानकारी में बता दें सर। एसडीओ को पावर तो क्या है कि एसडीओ जो करेगा वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में करता है, और बाकी अगर आपको शहरी क्षेत्र में करना हो जैसे जो मास्टर प्लान के अंदर में आ रही है आपकी जी जी, तो मास्टर प्लान में जो जमीन आ रही है उसका जो लैंड यूज चेंज करेंगे वो एडीए करेगा आपका। अच्छा, एक चीज और मनीष जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसका क्या प्रोसेस है 90A कराने का, इसका थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बताइए कि उसकी फाइल कैसे तैयार होती है और कैसे उसका कार्य होता है, क्योंकि अभी लोगों को ये नहीं पता कि 90A होता है कैसे, तो उसको कैसे उसको 90A में आपकी एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट किया जा सकता है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। 90A में क्या है सर, सबसे पहले एक बेसिकली जो है फाइल लगने के लिए कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं संपत्ति के। संपत्ति के दस्तावेज के बाद के अंदर में उसके अंदर में आपको जो सर्वप्रथम आप आपकी संपत्ति के दस्तावेज के अंदर में जमाबंदी हो गई, राजस्व नक्शा जिसे रेवेन्यू ट्रेस कहते हैं वो लेते हैं, और एडी के अंदर में ऑनलाइन प्रक्रिया है 90A की। उस 90A की ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत आपको एक एसएसओ आईडी बना करके आपकी और डायरेक्ट जो एडी की साइट्स है उस पे जाकर के आप आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें आपको आर्किटेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक टोटल स्टेशन 200 मीटर रेडियस का जो है टोटल स्टेशन सर्वे चाहिएगा आपको। उसकी जो भौतिक स्थिति है उस भौतिक स्थिति का आपको की प्लान चाहिएगा कि आसपास में क्या बना हुआ है, क्या चीज है उसके हिसाब से, और संपत्ति के आसपास की फोटोज चाहिएगी, प्रॉपर्टी का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिएगा, और एक क्षतिपूर्ति बंध पत्र लगता है और एक शपथ पत्र लगता है। तो क्या आप ये फाइल पूरी तैयार करा के देते हैं? पूरी फाइल तैयार करते हैं हम ऑनलाइन, और उसको रेडी करके पूरी फाइल को हम ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं। इसमें सबसे पहले तो 90A करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि वो कृषि भूमि का जो यूज करवाना चाहता है प्रार्थी, वो कृषि बिल्कुल लैंड यूज जो कराना चाहता है। अब वो लैंड यूज करने के लिए आपको उस जगह पर मास्टर प्लान में वो उपयोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कराना चाह रहे हैं उसको इंस्टीट्यूशनल के अंदर में, और वहां पर जो है रेजिडेंशियल आर्ट जोन है या कमर्शियल कराना चाह रहे हैं, रेजिडेंशियल है तो 90 नहीं हो पाती उस चीज। जी जी जी। तो इसलिए सबसे पहले तो वो देखना होगा हमें उसके अंदर में। जी जी। उसके बाद ही हम उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसका कुछ चार्जेस वगैरह का भी कुछ? हाँ सर, इसके अंदर में जब आप फाइल जमा कराएंगे तो जब फाइल जमा कराएंगे तो पूरे जो दस्तावेज मैंने कहे हैं उसके साथ में हमें ये भी देखते हैं, सर्वप्रथम मैंने आपको ये बताया नहीं कि ये सरकारी संपत्ति नहीं हो, किसी रोड के अंदर में नहीं आ रही हो ये संपत्ति, और उसके अलावा जो अपने हेरिटेज जो बिल्डिंग्स होती है उससे 200 मीटर की दूरी पर स्थित हो। इस तरह से पूरी संपत्ति में क्लियरिटी जो टाइटल क्लियर है वो देखना पड़ता है कि खातेदारी गैर खातेदारी भूमि है, इन सबको देख कर कि जब फाइल जमा होती है 90A की, जब फाइल जमा के टाइम पे ही प्रीमियम राशि आजकल सबसे बहुत बढ़िया हो गया है। जब 90A आपके सरकार ने यूडीएच की साइड पे जो बनाया है, आप 90A की प्रक्रिया करने जाएंगे ऑनलाइन फाइल लगाएंगे तो आपकी क्लियरली चार्जेस आ जाएंगे कि इतने चार्जेस आपके इसके अंदर में बन रहे हैं, उसकी 10% प्रीमियम राशि जो है वहां पर जमा होती है इसके अंदर। ओके, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं एक ये विकास जैन साहब है वो पूछ रहे हैं कि मनीष से शास्त्री नगर रोड का क्या फ्यूचर है, प्लीज बताएं। सर बहुत बढ़िया फ्यूचर है, क्योंकि मेन रोड है और उसके अलावा वहां पर भी अब नए मास्टर प्लान के अंदर में मिक्स यूज और कॉमर्शियल हो गया है मोस्टली, तो वहां पर नए डेवलपमेंट काफी होंगे क्योंकि शहर बढ़ता हुआ है, विकास की ओर है, आपके नाम के अनुरूप ही। अच्छा, अमित जी पूछ रहे हैं आदर्श नगर में जो आड़ी पुलिया है रेलवे स्टेशन की, उसके पास से जो रोड निकल रही है, शायद कोई गणपति नगर ऐसा कुछ, हनुमान नगर ऐसा कुछ एक स्थान है, उसके लिए जो दोलाबाटा कनेक्ट करते हुए गुलाबड़ी तक जाता है, उसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं। अमित जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि आड़ी पुलिया जो आदर्श नगर में है रेलवे की, उसके पास जो रोड निकल रही है उसका क्या भविष्य है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जहां पर भी कुछ नया होता है उसका भविष्य हमेशा अच्छा होता है। ये तो खैर फैक्ट है, ये तो यानी नई डेवलपमेंट से जब डेवलपमेंट होना चालू होता है तो वो डेवलपमेंट अपने आप में ही काफी अच्छा होने लग जाता है, क्योंकि उसका एक रूप ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो डेवलपमेंट जरूर आएगा
और आना ही है, क्योंकि अजमेर जो है एक डेवलपिंग उसके सिटीज के अंदर में आ रहा है। प्रोजेक्ट में, हाँ, स्मार्ट सिटी के अंदर में भी है, तो इसमें देखा जा सकता है अभी 3 साल के अंदर जो अजमेर का नक्शा बदला है। पहले मेरे जो एनआरआई फ्रेंड्स आते थे तो उनको ये कहता था कि चाहे 5 साल बाद आओ चाहे 10 साल बाद आओ, हाँ, आपको अजमेर वैसा का वैसा मिलेगा। बट जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्होंने 3 साल में अजमेर का नक्शा बदलते हुए देखा है। बिल्कुल सर, और सब जगह सड़कों का जाल है, साफ सुथरा शहर हो चुका है। पहले लोग घबराते थे, पानी वानी सब समस्याएं दूर हो चुकी हैं और अजमेर नो डाउट बहुत ही अच्छा राइज कर रहा है और अच्छा अपना कर रहा है। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि किस तरीके की आप संपत्तियों का मानचित्र सैंक्शन करते हैं, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड और क्योंकि आप काफी प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट हैं और वैल्यूअर हैं, गवर्नमेंट के अप्रूव्ड भी हैं, तो किस तरीके की संपत्तियों का आप मानचित्र सैंक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं? सर, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर है या क्या यूज है। जिस तरह का यूज होता है उसी के हिसाब से मानचित्र स्वीकृत किया जाता है। जी जी। ये जैसे आपकी संपत्ति अगर आवासीय है तो आवासीय होगा, फ्री होल्ड है, रेजिडेंशियल है, वो कहाँ पर स्थित है उसके हिसाब से किस निकाय के अंदर में आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे एक एडीए और नगर निगम, यानी अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम, 2 निकाय है जहाँ से मानचित्र स्वीकृत होते हैं। जो वहां पर जिस निकाय के अंतर्गत आ रही है संपत्ति, उस निकाय के अनुसार ही जो इसकी मानचित्र को स्वीकृत करने के लिए वहां पर फाइल को लगाया जाता है। ठीक है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं, क्योंकि एक्चुअली लोगों को इसके बारे में ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ये आप सर अलग-अलग प्रोसेस है उसके अंदर में, दोनों प्रोसेस थ्रू आर्किटेक्ट ही होता है दोनों प्रोसेस में जी। जो एमपैनल्ड, बिल्कुल सर, एमपैनल्ड आर्किटेक्ट हो उनके थ्रू ही। हाँ बिल्कुल सर, मैं भी हूँ और भी बहुत से हैं मेरे भाई लोग। नहीं, हाँ, नहीं, सभी अच्छे हैं अजमेर के तो खैर इसमें। तो उसके अंदर में जैसे नगर निगम के अंदर में ऑफलाइन प्रक्रिया है और उसमें आपके अजमेर विकास प्राधिकरण के अंदर में ऑनलाइन प्रक्रिया है। जो नगर निगम के अंदर में ऑफलाइन प्रक्रिया में सर संपत्ति के हम जो प्रार्थी आता है उससे संपत्ति के दस्तावेज देखते हैं, वो संपत्ति कृषि भूमि नहीं हो, अगर आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराना है तो आवासीय हो, फ्री होल्ड है या लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, ये सब देखने के बाद में हम उसमें एक संपत्ति की सबसे पहले स्वामित्व प्रमाण पत्र बनवाते हैं जो कि एमपैनल्ड। इसमें सबसे पहले है कि अजमेर विकास प्राधिकरण में फाइल लगाओ चाहे आप नगर निगम में फाइल लगाओ, वहां के एमपैनल्ड आर्किटेक्ट जो है उन्हीं से ही फाइल बनवानी होती है और वो फाइल बना करके उसके अंदर में जो अप्लाई करते हैं उसमें सबसे पहले स्वामित्व के दस्तावेज, एक उनसे हम ग्रीन फाइल, जितने गज का प्लॉट है जैसे नगर निगम के अंदर में है तो वहां पर प्रक्रिया इस तरह से है कि 250 आवासीय प्लॉट संपत्ति है तो 250 वर्ग गज तक के जो प्लॉट है उसके अंदर में ग्रीन फाइल लगती है। G+1 250 वर्ग मीटर से नीचे आवासीय संपत्ति के लिए ग्रीन फाइल लगेगी। G+1 से अधिक और 250 वर्ग मीटर से अधिक के लिए जो है येलो फाइल लगती है और कॉमर्शियल के लिए रेड फाइल लगती है। इस तरह से वहाँ 3 फाइलें मिलती है जो 100 रुपए का एक चार्जेस है उसके से मिलती है। वो हम प्रार्थी को कहकर के वो फाइल मंगवाते हैं और उसके बाद में उसमें एक स्वामित्व प्रमाण पत्र बनवाते हैं जो एमपैनल्ड वकील हैं, वहाँ के एडवोकेट हैं, और उन दस्तावेजों के आधार पे संपत्ति का निरीक्षण करके उसका मानचित्र बना करके और पूरी फाइल बना करके हम प्रार्थी को दे देते हैं। तो जो प्रार्थी है वो जाकर के नगर निगम से उस फाइल को स्वीकृत करा लेता है। और एडीए के अंदर में अजमेर विकास प्राधिकरण में भी 2 तरह से प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस है कम्प्लीटली, वहाँ 250 वर्ग मीटर से नीचे G+1 तक की परमिशन के लिए प्रार्थी के दस्तावेज, प्लॉट की फोटो, साइड की लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड विद लोकेशन और उसके अलावा एक अप्रूव्ड आर्किटेक्ट से एस्टिमेट कि कितने लागत आ रही है संपत्ति की। एक बार वापस बताएं, क्योंकि एक्चुअली जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हर कोई नहीं निकाल पाता है उनका, एक ये चीजों को थोड़ा वापस एक बार बताएं कि कितना कितना वापस एक बार थोड़ा सा जिक्र करें इनका, क्या क्या इसके लिए आवश्यकता है। उसके लिए देखिए, आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए कुछ नहीं करना है सर, आपको आपके मोबाइल के जीपीएस हम ऑन करके उसकी लोकेशन लेनी है ओनली, ठीक है, उससे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्लियरली आ जाते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, बिल्कुल उसी संपत्ति के बाहर बिल्कुल उसी संपत्ति के बाहर खड़े होके तो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाते हैं। तो हम संपत्ति के दस्तावेज और उसके अलावा आपकी जो प्लॉट की फोटो, प्रार्थी की जो प्लॉट की लोकेशन जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाते हैं, ये एक जो हम एमपैनल्ड आर्किटेक्ट है उनके द्वारा बनाया हुआ एक एस्टीमेट, ये हम जो है ईडी की साइट पर एसएसओ, उनकी प्रार्थी की एसएसओ आईडी से ये फाइल लगाई जाती है। फिर वो एक अनुज्ञा जारी होती है, राशि जमा हो जाती है वहां पर, जो भी कंस्ट्रक्शन परमिशन की जो चार्जेस हैं
वो जमा हो जाते हैं और एक कंस्ट्रक्शन परमिशन उनको दे दी जाती है, जिसके द्वारा वो आर्किटेक्ट के पास जाकर के और आपके जो मानचित्र स्वीकृत है वो मानचित्र स्वीकृत करा लिया जाता है उसमें। जी, कितने समय का प्रोसेस है ये? सर ये लगभग 15 दिन से महीने भर का लगभग प्रोसेस है। अच्छा, एक मैं पीछे के सवाल की तरफ जाऊंगा। 90 कराने में कितना समय लग जाता है? सर गवर्नमेंट के द्वारा 30 दिन का समय दिया हुआ है क्लियरली। और हकीकत में कितना समय लगता है? सर अगर प्रॉपर फाइल हो तो मेरे हिसाब से 30 दिन में हो जाती है। ठीक है, एक मैं आपसे जानकारी चाह रहा था कि जैसे अजमेर में अभी कितना हाइट का परमिशन है, थोड़ा उसका जरूर जानकारी देवें। सर देखिए अभी जो बायलॉज चल रहे हैं वो बिल्डिंग बायलॉज 2000 यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2017 चल रहे हैं, और अभी नवीन एक बायलॉज और जो है उनका भी आपत्ति, उस पर भी आपत्ति मांगी गई है। बहुत अच्छी चीज है अजमेर के लिए कि बिल्डिंग बायलॉज भी नए आ रहे हैं, जो 2020 बिल्डिंग बायलॉज 2020 आ रहे हैं, और मास्टर प्लान भी जो आ रहा है। नए बिल्डिंग बायलॉज के अंदर में भी अभी 19 अगस्त तक आपत्तियां मांगी गई थी, जिसमें आपत्तियां लोगों ने दर्ज भी की होगी। और अब बिल्डिंग की हाइट्स और ये सब सर जो सेटबैक्स लगने हैं, बिल्डिंग कितनी हाइट तक जाएगी, वो अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज होता है। अभी यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2017 लागू, फिर भी हम अगर वैसे गिने तो G+1 G+2 कितना अभी तक है और आगे कितना होने की संभावना है, वो थोड़ा सा बताएं। सर अभी जो है आप ये देखिए प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग जो है हाइट रखी गई है। जैसे आपका 90 वर्ग मीटर तक का प्लॉट है तो उसमें G+1 की परमिशन है, 90 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट है तो G+2 की परमिशन है, 1000 मीटर तक जो है वो 500 मीटर तक तो G+2 की परमिशन है, 500 मीटर से ऊपर जाएंगे अगर आप 1000 मीटर तक तो G+3 की परमिशन है। ये अजमेर से G+3 मिल जाता है या जयपुर? बिल्कुल सर यहीं से मिल जाएगा आप। तो कई लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोगों ने जयपुर से परमिशन लेके आए, तो वो क्या सीन है उसका? नहीं सर जयपुर से परमिशन की जरूरत पड़ती नहीं है यहाँ पर किसी तरह की। अगर बहुत बड़ी संपत्ति हो जो 10,000 मीटर से अधिक हो, उसके अंदर में जयपुर से जो है परमिशन की जरूरत होती है। अदरवाइज यहाँ पे जो बोर्ड की मीटिंग है, मीटिंग में होकर के और मानचित्र स्वीकृत 1000 वर्ग मीटर से ऊपर के जो प्लॉट के मानचित्र हैं वो स्वीकृत हो जाते हैं, यही हो जाते हैं सबके मानचित्र स्वीकृत, जयपुर से जरूरत नहीं पड़ पाती। जैसे एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे बिल्डिंग में अपना ये FAR और BR कैसे आप डिसाइड करते हैं, उसका थोड़ा सा बता दें। सर क्या है 2013 के बिल्डिंग बायलॉज थे, अभी बिल्डिंग बायलॉज 2017 लागू हैं, और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी बिल्डिंग बायलॉज 2020 लागू हो जाएंगे। जी जी। 2013 तक FAR गिनी जाती थी। FAR का मतलब हो गया फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो के अंदर में सर ये रहता है कि आपकी जो फ्लोर आप यूज कर रहे हैं, जैसे उसके अंदर में क्या है कि एक कैलकुलेशन पार्ट है ये, जिसके अनुसार आपका ये रहता है कि उसके अंदर में कॉमन पैसेज, बालकनी, लिफ्ट का एरिया, ओपन एरिया, इन सबको जो है डिडक्ट करके एक एरिया निकाला जाता था और उसको लैंड से डिवाइड करके ये देखा जाता था कि कितना फ्लोर एरिया रेशियो, इतना FAR निकल रहा है। वो FAR के हिसाब से ही, जैसे पहले 2 FAR तक जो है चार्जेस नहीं लगते थे, 2 FAR के बाद में चार्जेस लगते हैं। इस तरह से ये टेक्निकली जो टर्म्स है उसके अंदर में आता है। अब जो है BAR की परिभाषा, उसी को FAR को परिवर्तित करके BAR में कन्वर्ट कर दिया गया। BAR के अंदर के में जो है इस तरह से कि बिल्टअप एरिया रेशियो, जो कंप्लीट बिल्डिंग जो बन रही है उसका एरिया रेशियो, और डिवाइड बाय उस रेशियो को लैंड से डिवाइड करके ये निकाला जाता है कि इसका BAR एरिया कितना आ रहा है। उसी से पार्किंग की कैलकुलेशंस की जाती है और उसी से ही आपकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो लेना होता है दो BAR से अधिक की, वो राशि ली जाती है। अच्छा, FAR खरीदना क्या होता है? जैसे कई लोग कहते हैं कि हम लोगों ने वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो क्या होता है बिल्डिंग बायलॉज के अंदर में एक परिभाषित कर रखा है कि 2 FAR तक कोई भी चार्ज नहीं है। 2 FAR के बाद में जो चार्जेस हैं उसकी परिभाषा दे रखी है, उसके अनुरूप चार्जेस लगते हैं उसके अंदर में। FAR क्या बिल्डिंग हाइट बढ़ती है, जैसे आज आप 4 मंजिल बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, अगर आपकी 4 मंजिल बिल्डिंग अप्रूव हो सकती है तो उसमें आपका जो एरिया, जो आपकी प्रॉपर्टी की बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसको लैंड से डिवाइड करते हैं तो आपका एक BAR निकल जाता है। उस एरिया को आप देखेंगे अगर 2 से ज्यादा है, 2 तक तो आपके कोई चार्जेस नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से माफ है। उसके अंदर में होटल प्रोजेक्ट्स के अंदर में आप देखेंगे तो 3 तक भी BAR जो है वो फ्री है। तो क्या रेशियो रहता है वैसे? इसका कुछ रेशियो रहता है? 2 रेशियो तक तो 2 रेशियो तक तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। नहीं, सपोज कोई एक पर्टिकुलर साइज का प्लॉट है तो कितना कंस्ट्रक्टेबल उसका निकल जाता है उससे?
सर वैसे आप अगर रेजिडेंशियल में देखें तो दो एफएआर या बीएआर आप लें तब तक में आपकी सारी कैलकुलेशन हो जाती है। हाँ, ये जो एफएआर और बीएआर जो है वो आपको बड़े प्लॉटों के अंदर में उसकी जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो आपने बता दिया अजमेर शहर का, तो गांवों में ये मानचित्र कौन स्वीकृत करता है? जैसे अभी एक्चुअली अजमेर तो सिटी एरिया तो बहुत कंजस्टेड है, छोटा एरिया है और एक लिमिटेड क्षेत्र है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र से बाहर निकल के जो पेराफेरी में गांव आ गए हैं, उनके मानचित्र कौन स्वीकृत करता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसका भी थोड़ी जानकारी सर गाँव के अंदर में क्या है कि जो ग्राम सेवक और सरपंच एक लिमिटेड एरिया है, उस एरिया तक जो है मानचित्र स्वीकृत करते हैं जी, और उसके बाद में जो भी मानचित्र स्वीकृत होते हैं वो एसडीओ के थ्रू मानचित्र स्वीकृत होते हैं। एसडीओ से कलेक्ट्रेट में आती है फाइल और फिर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाकर के, और इस तरह से फाइल का प्रोसेस होता है पूरा। जी जी, ये है। नहीं, जैसे अभी कंस्ट्रक्टेड एरिया है, वो सॉरी कंस्ट्रक्टेड संपत्ति है, कोई बनी हुई संपत्ति है, तो उसका भी मानचित्र आप स्वीकृत कर देते, कैसे होता है उसका? बिल्कुल सर, मानचित्र स्वीकृत हो सकता है। बिल्डिंग बायलॉज के अंदर में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर बिना निर्माण किए, बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आपके द्वारा निर्माण कर लिया है, जो कि निर्माण नियमित हो सकता है, जो कि बायलॉज के अंतर्गत निर्माण किया हुआ है, तो उसका मानचित्र आपसे पेनल्टी लेकर के स्वीकृत किया जा सकता है। बट जैसे मानचित्र स्वीकृत कराने में जैसा भी नया मास्टर प्लान आता है, इसकी क्या उपयोगिता, थोड़ा सा इसका भी थोड़ा अच्छे से विस्तार से बताएं। नए मास्टर प्लान के अनुरूप आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको मानचित्र स्वीकृत कराना है, इसके अंदर में सर आपके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी है तो नए मास्टर प्लान के अनुरूप देख करके अभी से आप सेल परचेज कर सकते हैं। वो हम लोग काम अपना स्टार्ट बिल्कुल तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी को हमको कॉमर्शियल है कि नहीं है अभी, अगर कॉमर्शियल है प्रॉपर्टी तो उसको व्यवसायिक संपत्ति होने वाली है तो आप अभी खरीद सकते हैं उसको, है ना। और अगर अभी आपने ले रखी है और व्यवसायिक हो सकती है तो उसकी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यानी ये गोल्डन पीरियड है आप जो ऑलरेडी उसका एप्रिसिएशन आ चुका है। हाँ, और काफी उसकी रेट्स बढ़ चुकी है। बिल्कुल, मार्केट तो अभी काफी ज्यादा देखा जाए तो प्रॉपर्टी का कोरोना के बाद में जो कहा जा रहा था कि लग रहा था ऐसा 20-30% हाइक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल काफी एकदम। मैं तो अभी सब रजिस्ट्रार में देखा मैंने तो इतनी लाइन लगी हुई थी जैसे श्राद्ध के टाइम पे भी काफी अच्छा। नहीं, श्राद्ध में सबसे ज्यादा रशियन लोगों ने श्राद्ध के अंदर देखा। अच्छा, मैं एक चीज वैसे पूछ रहा था, जैसे अभी एक चीज था कि जैसे जी ब्लॉक एरिया है, वैशाली नगर का कुछ एरिया है, उसके बाद पंचशील की जो मुख्य सड़कें हैं, तो वहां पर अभी कमर्शियल रजिस्ट्री चार्ज की गई, भले ही आपका रेजिडेंशियल अलॉटमेंट है या कैसे है, तो वो उसके बारे में ऐसा, चूंकि आपको निगम ने या आपको एडीए ने, क्योंकि ये तो रेजिडेंशियल में अलॉट किया, तो इसकी कमर्शियल चार्ज करना उसके पीछे क्या औचित्य है? नहीं सर, देखिए वैसे जहां तक ये रेवेन्यू का मैटर है, क्लियरली ये जो रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट का कार्य होता है वो रेवेन्यू जनरेट करने का काम होता है। तो उनके हिसाब से उन्होंने ये माना है कि 40 फीट या 60 फीट जो उनका एक प्रोसेस है कि उससे अधिक जो चौड़ी सड़क है उस पर उनके द्वारा सब संपत्ति को व्यवसायिक माना जाता है। लेकिन उससे संपत्ति का यूज जो है, लैंड यूज, वो कभी चेंज नहीं होता है। संपत्ति का लैंड यूज चेंज जो हमेशा होगा वो मास्टर प्लान के अनुसार या डॉक्यूमेंट या उसका लैंड यूज चेंज हो चुका है तो उसके अनुसार ही माना जाएगा। नहीं, बढ़िया। अच्छा, एक चीज आप चूंकि वैल्यूअर भी हैं और अजमेर के प्रतिष्ठित वैल्यूअर हैं और आप सभी बैंकों से, प्राइवेट, गवर्नमेंट सभी से जुड़े हुए हैं, तो ये एक संपत्ति का मूल्यांकन हम लोग करवाते हैं, जो उसकी वैल्यूएशन हम लोग आप लोग के थ्रू निकलवाते हैं, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग उसकी वैल्यूएशन, या बैंक भी कोई भी होगा तो उसका वैल्यूएशन मस्ट है, तो वो करवाते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे आप? तो सर, संपत्ति के मूल्यांकन की आवश्यकता बहुत जगह होती है सर। जैसे आप सर्वप्रथम ये देखें कि अगर कोई किसी को संपत्ति खरीदनी है जी, तो उसके लिए भी सबसे पहले कि अगर मुझे प्रॉपर्टी डीलर दिला रहे हैं संपत्ति तो कहीं ज्यादा की तो नहीं दिला रहे वो चेक किया जा सकता है ना। उसके लिए भी कराते हैं। या जैसे मुझे बेचनी है मेरी संपत्ति तो वो मैं कम में ना बेच दूं कहीं उसके लिए भी जो है उसका मूल्यांकन होता है। एक हमारे द्वारा एस्टिमेट बनाया जाता है, वो लागत होती है कि निर्माण जो करेंगे हम, किसी संपत्ति का निर्माण करेंगे तो उसमें क्या कॉस्ट आएगी। वो कॉस्ट आप पहले से आपको अगर लागत का अनुमान हो जाता है कि ये मेरी संपत्ति की लागत आ रही है तो उसी के अनुसार आप जो है
निर्माण को चालू कर सकते हैं कि मुझे इतना निर्माण करना है, ये निर्माण करना है। उसके अलावा वैल्यूएशंस बैंक के अंदर में लोन के लिए काम में आती है। जैसे आपको प्रॉपर्टी लोन लेना है, परचेज लोन लेना है, मॉर्गेज लोन लेना है, तो उसके अंदर में भी ये सब चीजें प्रॉपर्टी जो है की वैल्यूएशन काम में आती है। उसके अलावा इनकम टैक्स में भी आपको वैल्यूएशन की बहुत जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स में आप जैसे कोई संपत्ति बेचते हैं तो कैपिटल गेन लगता है आपके। अब कैपिटल गेन कितना लगेगा, क्या होगा, उसके लिए जो है अगर आपने अप्रैल 2017 से पहले प्रॉपर्टी बेची है तो हम 1981 के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालते हैं, जिसके कॉस्ट इन्फ्लेशन कब से कब तक? अप्रैल 2017 से पहले अगर संपत्ति बेची हुई है जी, तो उसके अंदर में कॉस्ट हम जो है 1981 अप्रैल 1981 के हिसाब से वैल्यूएशन निकालते हैं। उसके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से आप कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसमें लेकिन सीए की जरूरत पड़ती है। आप सीए के साथ में अगर करेंगे तो आप जो है एग्जैक्टली कैपिटल कैलकुलेशन गेन की कैलकुलेशन कर देंगे वो। और उसके अलावा अगर आपने अप्रैल 2017 से के बाद में बेची है आपने उस संपत्ति को, तो उसके अंदर में कैपिटल गेन के लिए आपको अप्रैल 2001 की वैल्यूएशन की जाती है हमारे द्वारा। उसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के द्वारा निकाल करके और कैपिटल गेन जमा करा करके। ये इंडेक्स वैल्यू क्या होती है सर, थोड़ा इसका बताइए। थोड़ा कई लोगों को जानकारी नहीं होती है कि इंडेक्स वैल्यू कैसे होती है और उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये थोड़ा सा बताइए। नहीं, ये सीए का काम है सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक चीज आपसे और जानना चाह रहा हूँ, ये जो स्पेसिफिक आर्किटेक्ट होते हैं जो स्पेसिफिक ड्राइंग बनाते हैं, ये क्या होता है कि भाई ये पर्टिकुलर आर्किटेक्ट है, ये इतना ऑथराइज है, अप्रूव है, स्पेसिफिक आर्किटेक्ट ही स्पेसिफिक ड्राइंग बनाएगा, ये क्या सीन होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्राइंग आर्किटेक्ट्स के अंदर में ऐसा नहीं है। वो एक स्पेशलाइजेशन अगर किया हुआ हो किसी ने या उसी में वो मूव अप करना चाहते हो तो बात अलग है। जैसे आपने कि भाई हम अर्बन प्लानिंग के अंदर में जा रहे हैं या इस तरह की प्लानिंग में जा रहे हैं, मल्टी स्टोरीज में जा रहे हैं, तो वो एक चीज अलग होती है। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक प्लानिंग के अलावा क्या है कि ईडीए और नगर निगम जो बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग जो है एक ग्रेड कर रखी है, कैटेगरी बना रखी है, ए बी सी करके एक कैटेगरी बना रखी है। जिसके अंदर में आपकी ए कैटेगरी के अंदर में अगर आप जो आर्किटेक्ट है या एक सिविल इंजीनियर है, वो सिविल इंजीनियर को 10 वर्ष का अनुभव हो डिग्री के बाद में और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर का कॉर्पोरेट सदस्य हो। उसके अलावा आर्किटेक्ट जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट का सदस्य हो, उसको ए श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद में बी श्रेणी के अंदर पावर्स भी रहती है। बिल्कुल सर, उनको समस्त तरह के मानचित्र स्वीकृत करने और बनाने की पावर रहती है ना। और उसके अलावा बी कैटेगरी के अंदर में आपको जो है डिप्लोमा होल्डर्स को रखा गया है मोस्टली, जिनको 200 वर्ग मीटर के मानचित्र बनाने की जो है पावर दी गई है। और उसके अलावा सी कैटेगरी एक रखी गई है जो उसके अंदर में आईटीआई जो होल्डर्स होते हैं उनको अप्लाई कर उनको किया गया है कि 100 वर्ग मीटर तक जो है वो मानचित्र बनाने के। तो इसमें कोई बाध्यता होती है कि कुछ किसी तरह की कोई बाध्यता? सर गवर्नमेंट की तरफ से ये दिए हुए हैं कि इस कैटेगरी तक के ये मानचित्र बना सकते हैं। उसके अलावा और कोई बाध्यता किसी तरह की नहीं रहती है ऐसी। क्योंकि आप आर्किटेक्ट के साथ आप कंस्ट्रक्शन लाइन में भी हैं, तो किन किन चीजों का मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए कोई भी संपत्ति बनाते वक्त या मतलब इसी प्रकार से कोई भी कार्य करते हुए? सबसे पहले तो आप जैसे नामी प्रॉपर्टी डीलर से मिलना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है। जो कि एक बढ़िया संपत्ति दिला दे जी। उसके बाद में उसके अंदर में हम उसकी लोकेशन को देखते हुए जी और उसके अंदर में प्लानिंग वगैरह करते हैं हम कि उसकी फिजिकल सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट हो सकता है, मास्टर प्लान में उसकी क्या उपयोगिता है, उन सब को देखते हुए और उसी की प्लानिंग करते हैं कि ये क्या बनना चाहिए, यहाँ पर बेस्ट क्या हो सकता है, उसकी लागत कितनी आनी चाहिए, उसकी लागत को किस तरह से बचाया जा सकता है। मोस्टली अजमेर में वैसे क्या होता है कि मैंने देखा है कि यहाँ पर सिर्फ प्लानिंग ले लेते हैं जी, जबकि अगर सुपरविजन अगर आर्किटेक्ट के द्वारा कराया जाता है। हाँ, ये थोड़ा बताएं क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, लोग अपना काफी सारा पैसा तो इन चीजों में लगाते हैं लेकिन वो सुपरवाइजर नहीं रखते हैं वो, और उसका नतीजा उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या है सर कि सुपरविजन भी आर्किटेक्ट के द्वारा किया जाता है तो उससे बहुत बड़ा ये फायदा मिलता है। आप देखिए एक तो एज ए लेमैन आप वर्क कराएंगे और एक आपके पास में प्रॉपर आर्किटेक्ट रहेगा तो वो सुपरविजन करेगा, तो आपके उन्हीं पैसों के अंदर में जितने पैसे आप लगा रहे हैं उन्हीं पैसों के अंदर में बढ़िया निर्माण करा के आपको कराने में वो मदद करेगा आपको। नहीं, जैसे बहुत बड़ा आप एक बार शुरू से बताएंगे थोड़ा किस तरीके से आप उसको सुपरवाइज करते हैं और आपके क्या चार्जेस रहते हैं और
जैसे सपोज मुझे 400 गज का कोई कोठी बनानी है और एक तो उसमें कितना मुझे अप्रूव होगा, थोड़ा सा उससे बताइएगा कि सपोज वैशाली नगर में 400 गज की मेरी कोठी है, वो 400 गज का प्लॉट है, मैं उसको कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा हूँ, 40 फुट का रोड है, तो एक तो मुझे कितना उसमें मंजिल अप्रूव होगा और कितनी मैं उसमें कंस्ट्रक्ट करा सकता हूँ, बायलॉज के हिसाब से सेटबैक्स कितने छूटेंगे, फिर उसके बाद आप लोग आपने जैसे सुपरवाइजर का रोल बताया, तो वो क्या रोल है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक बार ये थोड़ा सा मुझे बताएं। और क्या आपके इसके लिए क्या है, प्लॉट की सबसे पहले हम लोग जो डायरेक्शन देखेंगे जाकर के कि प्लॉट किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है सर? इससे थोड़ा एक वास्तु कंफर्ट जो है ड्राइंग रेडी हो जाती है, और उसके अलावा जो विंड डायरेक्शंस है, सन की जो डायरेक्शंस है, उन सबको देखते हुए हम लोग क्या है, प्लानिंग को थोड़ा सा ध्यान देते हैं प्रॉपर्ली। वो प्लानिंग करेंगे, उसके बाद में प्लानिंग करने के बाद में उसके अंदर में आपके जो मैप सैंक्शनिंग जो होना है, उसके बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान रखेंगे। जैसे आज आपका 40 फीट रोड पे 400 गज का प्लॉट कह रहे हैं, तो आगे की तरफ में 15 फीट और दो पीछे की तरफ में 10 फीट और एक तरफ साइड में 10 फीट सेटबैक लगता है। अगर एडीए से अप्रूव्ड है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तब तो ये सेटबैक लगेंगे। अगर एडीए से अप्रूव्ड है तो बकायदा उसके अंदर में सेटबैक दर्शित होते हैं, उसी के अनुरूप सेटबैक के अनुरूप निर्माण जो है किया जाना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग तैयार करते हैं। G+2 की परमिशन आपको जी 400 फीट में मिल सकती है। उससे ऊपर जैसे थर्ड फ्लोर पे हम छोटा मोटा कुछ बनाना चाहें तो सर थर्ड फ्लोर पे नियम के अनुसार अगर होता है तो बन सकता है। अगर जैसे आपके बिल्डिंग बायलॉ 2013 के अंदर में, पुराने के अंदर में G+3 की परमिशन भी थी, 15 मीटर हाइट तक की परमिशन। उसके अंदर में बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं थी, हाइट के अकॉर्डिंग थी। तो उस तरह से आप देख करके भी ये कर सकते हैं। ठीक है, उस पर आपका सुपरविजन कैसे रहता है? आप लोग मतलब कि आप रोज तो आप जाएंगे नहीं? नहीं सर, बिल्कुल हमने एक पूरी टीम बना रखी है, और जो हमारी टीम है पूरी, जब मेरी जरूरत होती है तब मैं भी सुपरविजन करता हूँ, जाता हूँ साइट्स पे। उसके अलावा जो टीम है हमारी, वो रेगुलरली उनके टाइमिंग फिक्स रहते हैं कि हर दूसरे दिन या तीसरे दिन वो साइट्स पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। एक पार्टी से हम लोग टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस टाइम पर आपको मिलेंगे, जिसमें पार्टी को भी इजी रहे। और उस टाइम पर मैं जहां पर जरूरत होती है, मुझे जाना होता है, मैं जाता हूँ, नहीं तो हमारी पूरी टीम है, तो टीम के साथ में वर्क होता है, वो जाते हैं। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, रोज हमारे पास में वहां से डिटेल्स आ जाती है कि किस तरह से आज कितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है, कहाँ पे क्या जरूरत है, उस जगह पर जाकर के फिर उसको प्रॉपर करा लेते हैं। अच्छा, नहीं इसमें आपके चार्जेस क्या रहते हैं? सर चार्जेस अलग अलग हैं, वो तो बैठ करके बात होने वाली चीज रहती है, क्योंकि एक चीज में वर्क किस तरह का रहता है, अलग अलग वर्क रहता है, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस रहते हैं इसके अंदर। एक ये लीज होल्ड और फ्री होल्ड के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी काफी, जैसे कि आप 10 साल का जमा कराया, आपका संपत्ति फ्री होल्ड कराया, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें, क्योंकि सर ये अभी गवर्नमेंट का एक लॉ आया है, जिसके अंदर में उनके द्वारा ये बताया गया है कि अगर आप संपत्ति को, जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर में 99 इयर्स की संपत्ति की लीज दी जाती है, यानी उसके अंदर में आप लीज होल्डर हैं प्रॉपर्टी के, और आपको 99 इयर्स की ओनरशिप दी जाती है। अब अगर 99 इयर्स को आप फ्री होल्ड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, फ्री होल्ड में एक तरह से क्या है कि जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जाता है, ये लॉज के अंदर में है कि अगर 100 इयर्स की आपकी लीज रही तो ऑटोमेटिक वो आपकी कंप्लीट ओनरशिप आपकी कहलाएगी जी उसके अंदर में। तो उसी तरह से इसके अंदर में आपका अगर फ्री होल्ड आप कराते हैं तो कंप्लीट ओनरशिप आपकी रहेगी हमेशा। तो उसमें बायलॉज, सेटबैक के बायलॉज नहीं लगेंगे? नहीं सर, वो सब लगेंगे सर, फ्री होल्ड हो चाहे लीज होल्ड हो, सेटबैक, बायलॉज वो सब में लागू है। अच्छा, एक ये जैसे हम लोग लीज अपना फ्री करा लेते थे, तो जैसे निगम में शायद कितने साल का और एडी में कितने साल का आपको जमा कराना पड़ता है, फ्री होल्ड में कितने साल का है? सर लीज होल्ड के अंदर में 8 साल की आपको जो है लीज जमा करानी पड़ती है, वन टाइम जमा हो दोनों में सब जगह एक ही नियम है। ठीक है। और उसके अलावा आपको अगर फ्री होल्ड करानी है तो अभी बायलॉज, अभी जो लॉज आए हैं, एक सर्कुलर आया है, उसके अकॉर्डिंग 2 साल के आपको एक्स्ट्रा जमा कराएंगे आप, तो आपकी फ्री होल्ड हो जाएगी संपत्ति। तो क्या ये अभी वर्तमान में ये चालू है? सर चालू हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके कोई बस 2 महीने का आपको 2 साल का आपको एक्स्ट्रा जमा कराना है। लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा था, इससे फायदा क्या हुआ? लीज होल्ड भी अगर जैसे 8 साल का हमने जमा करा रखा है, क्योंकि लॉज तो सारे वही फ्री होल्ड में भी वही लग रहे हैं, तो फ्री होल्ड कराने का फायदा क्या हुआ? सर मैंने आपको बताया, आपको 99 इयर्स तक की ओनरशिप है उसके अंदर जी, और उसमें आपकी कंप्लीट ओनरशिप है।
अच्छा, ये सबसे बड़ा फायदा है। नहीं कंप्लीट ओनरशिप के बाद भी बायलॉज तो वही लगे। हाँ, बायलॉज तो सर सब जगह वही लगेंगे, चाहे आप प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो आपकी, चाहे लीज होल्ड हो, नहीं जैसे सबके लिए बायलॉज एक ही बने हुए। यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज जो बनाए थे वो पूरे राजस्थान में एक ही लागू है आज के टाइम पर, और सब जगह बायलॉज वही लगेंगे सर। जैसे इधर आपने 8 साल का जमा कराया, हाँ, तो वो 8 साल के लिए थोड़ी, वो तो फिर भी लाइफ टाइम ही फ्री हुआ ना वो भी तो। सर 99 इयर्स के लिए फ्री हुआ ना, उस तक आपको लीज जमा नहीं करानी रहेगी। ओके ओके, उसके बाद फिर वो लीज है। हाँ, उसके बाद में अभी तक तो खैर इस तरह का कोई वो आया नहीं है, क्योंकि 99 साल अभी अजमेर विकास प्राधिकरण जो पहले नगर सुधार न्यास था वो अभी कुछ हुआ नहीं ऐसा। नहीं ये चीज है, अच्छी बात है, बट मतलब नहीं जैसे एक्चुअली कुल मिला के आपके हिसाब से कमर्शियल में कितने साल का आप लोग वो रखते हैं? सब जगह कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, दोनों के अंदर में यही नियम है। ओके, व्यवसायिक आवासीय दोनों के लिए यही नियम आए गए हैं। एक मैं एक जानकारी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जो दरगाह बाजार एरिया है इसमें आप लोग कैसे कौन सा बायलॉज काम करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है जैसे 20 फुट 30 फुट सड़क पर काफी सारे निर्माण है, वहाँ कमर्शियल का क्या कुछ स्पेशल परमिशन है, कैसे है? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि जो कंजस्टेड सिटी एरियाज होते हैं, जो काफी गलियां होती हैं, वहाँ भी कमर्शियल होते हैं, और कम चौड़ी वाली सड़कों पर भी कमर्शियल होते हैं, तो वो कैसे संभव होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कम चौड़ी सड़कों पर जो आप कह रहे हैं उसके अंदर में जो परकोटे के बायलॉज जो है वो बिल्कुल अलग बनाए हुए हैं। नगर निगम ने पिछली बार 2017 के अंदर में परकोटे के अलग बायलॉज बनाए थे। उसके बारे में थोड़ा जानकारी बताइए ना। जैसे सर उसके अंदर में अलग अलग जो है विवरण दिया हुआ है कि जो परकोटा एरिया फिक्स किया हुआ है सबसे पहले तो ये परकोटा एरिया है, जिसके अंदर में संपत्ति का जो है आवासीय और व्यवसायिक जो है वो तो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। मास्टर प्लान सबसे बेस है कि आपको व्यवसाय कर रहे हैं तो मास्टर प्लान में और शहरी क्षेत्रों के अंदर में मोस्टली व्यवसायिक जहां पर शोध प्रदर्शित किया हुआ है वहां पर मानचित्र स्वीकृत हो जाता है। तो सड़क का कोई सर उसके लिए बिल्डिंग बायलॉज जो 2017 अजमेर परकोटा, नहीं कहने का मतलब शहरी क्षेत्र के 30 फुट सड़क पर भी संभव है? बिल्कुल सर, 30 फुट क्षेत्र पे भी अगर आपके शहरी क्षेत्र के अंदर में संपत्ति है तो 30 फुट पर भी आपको जो है परमिशन मिल जाएगी। उसके अंदर में ये है कि ग्राउंड फ्लोर आपको कॉमर्शियल मिलेगी और बाकी के ऊपर की फ्लोर जो मिलेगी वो रेजिडेंशियल मिलेगी। ठीक है, एक ये वाटर टैंक बॉडी वाला क्या रहता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। नहीं वो नहीं, एक्चुअली वो रेन वाटर वाला है, लेकिन पहले मैं वाटर बॉडी वाला, जैसे अभी अनासागर सर्कुलर रोड के आसपास कुछ जो विराज मॉल के आगे वाले हैं वहां पे कुछ ये 200 फीट 200 मीटर कुछ ऐसा सेंटर से कुछ गिना जाता है, उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी है क्या? नहीं अच्छा ठीक है, एक ये रेन वाटर वाला भी आपने अच्छा बताया, इसका भी थोड़ा सा हमें जानकारी दे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो एक तरह के चार्ज है ये, यानी शहर के अंदर में जल की जो भूमि के अंदर में जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक जो है गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है जी, जिसके अंदर में आपको 300 मीटर से अधिक का प्लॉट है जी, तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाना जरूरी होगा और उसके लिए जो है उनके द्वारा एक अमानत राशि ली जाती है जो प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग है और वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग चार्ज एज ए अमानत राशि के रूप में लिया जाता है। जो आपका मकान अगर कंप्लीट हो जाता है आपके द्वारा बना लिया जाता है तो आप संबंधित निकाय में एप्लीकेशन दे करके और आप रिफंड करवा सकते हैं। एक वैशाली नगर क्षेत्र जो सबसे कमर्शियली मेन एरिया है, उस क्षेत्र में काफी सारा डूब क्षेत्र में भी कुछ एरिया आता है, तो क्योंकि काफी बेशकीमती जमीनें हैं, काफी कॉस्टली जमीनें हैं, लेकिन अब डूब क्षेत्र की वजह से लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में भी कोई अभी कुछ कोई नया लॉज आया है क्या? नहीं सर, मास्टर एक्चुअली पर्टिकुलरली जो डूब क्षेत्र है वो पहले से ही ये झील एवं परिधि करके कोई गजट निकला था, उसके अंदर में क्लियरली ये था कि जो नदियां हैं नाले हैं और उसके अलावा इनके लिए जो एक अलग से पूरा बकायदा लॉज बना था जिसके अंदर में एक एरिया डिसाइड था कि इतने एरिया के अंतर्गत जो है आपका ये डूब क्षेत्र में रहेगा, ये आना सागर की परिधि है, तो उसके अंदर में निर्माण तो वैसे भी नहीं हो सकता है। नहीं जैसे अभी इसी प्रकार से मेरा एक सवाल और है, जैसे कुछ लोगों की जमीनें मैंने ऑब्जर्व करी कि ओसीएफ क्षेत्र में डाल दी गई या एजुकेशनल बेल्ट में डाल दी गई, अब वो उसको कैसे वहां से निकाल सकते हैं, कैसे उसको क्या कर सकते हैं? नहीं सर, ओसीएफ की संपत्ति तो जो निर्धारण होता है वो पिछले मास्टर प्लान में ओसीएफ पहले से ही फिक्स रहता है
उसी के अनुरूप होता है, या सरकारी संपत्तियां होती है उसी को ही मोस्टली ओसीएफ का जो है निर्धारण करते हैं। नहीं, जैसे कई संपत्तियों का क्रय विक्रय हुआ है और वो मुख्य सड़क पर है, जैसे चाची आवास है, एजुकेशनल बेल्ट है, तो ऐसी संपत्तियों में आप क्या कहना चाहेंगे? जो चाची आवास है और इस तरह की संपत्ति ओसीएफ में नहीं है सर, ये एजुकेशन बेल्ट है जी, उसके अंदर में रखी गई है। हाँ, है ना, तो एजुकेशन बेल्ट का डेवलपमेंट अलग किया है इन्होंने, हर जगह का क्षेत्र, जैसे मैं अगर देखिए ओसीएफ में है तो मैं नहीं निकाल सकता उसको किसी तरीके से बाहर, चाहे वो कितने भी मास्टर प्लान आ जाए। नहीं सर, अगर वहां पर बसावट ही पूरी इस तरह से है, या वो पूरा सर उसकी हर तरह की कैलकुलेशन नगर नियोजन विभाग द्वारा और रेडियो द्वारा की जाती है कि ओसीएफ में मोस्टली ऐसी संपत्ति आती नहीं है कि आपकी संपत्ति ओसीएफ में आ जाए। अगर आप ओसीएफ संपत्ति खरीद लें तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, एक ये मयंक मिश्रा जी हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, आई नीड एन एक्स्ट्रा लैंड अंडर स्ट्रिप ऑफ लैंड प्रोविजन, डू वी कैन नाउअडेज, व्हाट आर द चार्जेस? स्ट्रिप ऑफ लैंड, सर स्ट्रिप ऑफ लैंड मिल सकती है। गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया था कि आपकी संपत्ति के नजदीक अगर 100 गज तक का प्लॉट है, तो वो शायद 150 भी हो गया है बीच में, तक के प्लॉट के आपको चार्जेस जो हैं वो उसमें आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी वहां पर, और उनके द्वारा अगर उसमें लगता है कि ये प्लॉट दिया जा सकता है, कॉर्नर प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा जमीन है, कॉर्नर है, या कहीं पर जो प्लानिंग के समय में कुछ पार्ट रह गया गलती से, या कुछ जगह एक्स्ट्रा रह गई है, तो अगर वो दी जा सकती है 100 गज के अंदर अगर रहती है और वो दी जा सकती है, तो उसके आरक्षित दर के हिसाब से चार्जेस लेते हुए, उसमें कॉर्नर है तो आरक्षित दर का कुछ % जो है फिक्स चार्जेस हैं गवर्नमेंट पर। ये अभी स्ट्रिप ऑफ लैंड अभी एप्लीकेबल है? हाँ बिल्कुल सर, दी जाती है स्ट्रिप ऑफ लैंड जी। अच्छा, एक अपने गौरव शर्मा जी हैं, नियमन के लिए 5 साल से अप्लाई किया हुआ है बट अभी तक नहीं हुआ है, उसका कैसे रहेगा? क्योंकि काफी लोगों ने कई सारी फाइलें लगाई हुई, सालों से लगाई नहीं है, तो वो उसको कैसे करेंगे? सर उसमें क्या होता है कि फाइल लगाने से पहले मैंने यही कहा, आर्किटेक्ट अगर प्रॉपर रहे तो आपकी फाइल प्रॉपर लगेगी, पहली चीज तो उससे ये क्लियर रहेगा। अगर आपकी भूमि जैसे आपने कहा ओसीएफ में आ रही है, अब आप ओसीएफ की फाइल लगा देंगे तो नियमन ही कैसे होगा? नहीं, जैसे किसी अब आपकी जैसे पास में अप्लाई वो पूरा उसका आसपास वाले नियमन हो रखे हैं, फिर भी बिल्कुल होगा सर, बट कई सालों से लगी हुई है फाइल। ऐसा नहीं होता है, हो जाता है नियमन। जी जी, सरकार पूरा ध्यान देती है इन चीजों पे। अच्छा, शशिकांत जी पूछ रहे हैं, अगर किसी संपत्ति में मालिक मर जाए और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सिर्फ माँ और बेटा ही बचे, तो माँ बेटे को पावर दे दे, तो रजिस्ट्री के वक्त बेटे को माँ के साथ आने की जरूरत होगी क्या? सर ये तो रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट की बात है, ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। नहीं, उसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर हक त्याग दिया हुआ है तो शशिकांत जी, अगर हक त्याग दिया हुआ है जिसको हम रिलीज डेट कहते हैं, तो उसके बाद उसके आने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो आप उसमें आराम से आप रजिस्ट्री अपने नाम करा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक ये विनय गुलेचा जी हैं, ये पूछ रहे हैं, अजमेर के किस क्षेत्र में रेरा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रेट और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नए मास्टर प्लान के बाद? एक बार ये जरूर क्षेत्र बताएं, क्योंकि कई लोगों को मास्टर प्लान की जानकारी नहीं है कि पुराने मास्टर प्लान और नए मास्टर प्लान में किस एरिया को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कई बार कुछ पर्टिकुलर जोन जो पहले कहीं दबा हुआ था किसी कारण से, नए मास्टर प्लान में उसको उठाने के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया गया, तो ऐसा कोई जानकारी? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे क्षेत्रों के अंदर में चौओर विकास हो रहा है जी जी मास्टर प्लान के अनुरूप, मैंने जहाँ तक देखा है, क्योंकि हर जो मुख्य रोड है उसको व्यवसायिक किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, जो इतना बढ़िया हो सकता है मास्टर प्लान में किया जा रहा है, जहाँ तक मैंने देखा है जी जी, तो विकास तो चौओर है मास्टर प्लान से। नहीं, ये देखिए एक चीज है, आपका अजमेर में काफी विकास में आपका सहयोग रहा है, आपका और आपके परिवार का। 30-40 वर्षों से आपके पिताजी आर्किटेक्चरल में अपना काम कर रहे हैं, और चूंकि आप भी अजमेर के विकास में, चूंकि ऐसी चीजें हैं कि कई बार लोगों को पूरी जानकारी के अभाव में सालों साल वो रहने देते हैं कि भाई हम किस तरीके से इसको अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, बट चूंकि आप जैसे प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स लोग अब अजमेर में हैं, तो लोगों को तकलीफ नहीं है, उन्हें आपसे एक संपर्क करना होता है, और उसके बाद आप मिनिमम नॉमिनल चार्जेस पे आप उनका सहयोग करते हैं। क्योंकि कई लोगों को जानकारी के अभाव में उनकी फाइलें ऐसी कैसी पड़ी रहती हैं, या वो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो उनका कुछ उसमें प्रोसेस बढ़ नहीं पाता। कारण यही होता है कि उनकी फाइलों में कहीं ना कहीं विसंगति रह जाती है, या उनकी कोई क्वेरी होती है, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, लोगों को ये नहीं पता कि वो क्या होता है, फाइल कैसे बनेगी, उसके कागज कैसे पूरे होंगे, लोगों को बिल्कुल उस बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं होती। तो निश्चित तौर पर अजमेर के विकास में आप लोग बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं,
और काफी बड़े प्रोजेक्ट में मुझे तो खैर जानकारी है कि आपने काफी अजमेर को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल बड़े प्रोजेक्ट में आपका काफी सहयोग रहा है। और इनफैक्ट जो नए प्लॉटिंग्स हो रही है, नए फ्लैट्स बन रहे हैं, उनमें भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एक बार मैं चाहूंगा कि जाने से पहले आप अपना एक बार मोबाइल नंबर जरूर बताएं, ताकि किसी को भी किसी प्रकार से कोई जानकारी चाहिए तो आपसे सीधा संपर्क करके, और आपका जो कि सिविल लाइंस में ऑफिस है रेवेन्यू बोर्ड के सामने, एडीए से थोड़ा पहले ही, माहेश्वरी टेक्नोक्रेट, तो आपसे किसी बारे में हो तो आप एक बार अपना मोबाइल नंबर बताएं, ताकि किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो आपसे संपर्क करके ले सके। बिल्कुल सर, मेरा मोबाइल नंबर है 941, आप नोट कर सकते हैं, 9414004380। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे माहेश्वरी टेक्नोक्रेट्स या मनीष माहेश्वरी के नाम से, तब भी आपको जो है वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। उसके अलावा मेरी वेबसाइट है www.maheshwaritechnocrate.com, आप उस पर भी जाकर के आप उसमें इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाकर के और आप वहां से भी मुझे आप क्वेरी कर सकते हैं। बाकी यही मेरा एक नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर भी कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, आप जहाँ चाहे वहां से मुझे बता दीजिए। फेसबुक आईडी सर मेरे मोबाइल नंबर से आपको जो है मनीष माहेश्वरी के नाम से, आप एक बार मोबाइल नंबर वापस रिपीट कर दें। मेरा मोबाइल नंबर सर 9414004380 जी। आप सारे जो भी आपके जो लिंक्स हैं, जो अपनी डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने आज कोशिश करी कि जो लोगों के बेसिक सवाल रहते हैं, बेसिक जानकारियां जिनके अभाव में लोग अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, वो सारी जानकारी को हमने आज इस टॉक शो में कवर करने की कोशिश करी। और मनीष जी से हमने सारी जानकारी लेनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार से आप नियमन कराना चाहें, 90 कराना चाहें, या किसी प्रकार से आपको मानचित्र आपका सैंक्शन करवाना है, या नया मास्टर प्लान क्या है, लोगों को पूरी जानकारी नहीं है नया मास्टर प्लान क्या है, मास्टर प्लान में आपत्ति कैसे दर्ज कराई जा सकती है, वैल्यूएशन कैसे क्या होती है, ये हम लोगों की कोशिश थी कि आज के चूंकि छोटे से समय में इन सारी चीजों को कवर किया जा सके। और उम्मीद है कि आप लोगों की जानकारी से निश्चित ही वृद्धि हुई होगी। और मनीष जी, आज आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबका अजमेर के वासियों को सबको धन्यवाद मेरा। और अगर फिर भी मेरी तरफ से कुछ अगर आपको और भी नीड चाहिए हो तो मेरा मोबाइल नंबर या किसी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, किसी भी तरह के। अगले हफ्ते हम शहर के प्रतिष्ठित एक बिल्डर हैं, उनके साथ आपको इसी शो में शाम को 7 बजे रविवार के दिन 27 तारीख को फिर से मिलेंगे। और आज के शो के लिए आप सभी का धन्यवाद। मनीष जी, आपका आज इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।